प्यारे विद्यार्थियों, आप सबका आज के पाठशाला में मैं शुभम सर आपका स्वागत करता हूँ। पिछले क्लास में हम लोगों ने रैंकिंग का जितना भी रूल्स होता है, सारे रूल्स को हम लोगों ने लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा है। जितने भी रूल्स होते हैं, उन सबको हम लोगों ने लास्ट क्लास में कवर किया है। जिन लोगों ने भी ये क्लास नहीं किया है, वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप प्रीवियस क्लास जाकर के कीजिए। वहाँ से हर एक कॉन्सेप्ट को आपको समझ में आएगा। और रैंकिंग के जितने भी सवाल जो आगामी परीक्षाओं में आपसे पूछे जाएंगे, वो एसएससी, बैंक, रेलवे, कोई भी आप एग्जाम देने जाते हैं, और जो हमको उम्मीद है, हमने रिसर्च किया है कि ऐसा सवाल आपसे प्रीलिम्स और मेंस का दोनों मिला करके हमने यहाँ पे क्वेश्चन अभी आपके लिए तैयार किया है। कुछ ही पलों में आप देखेंगे। आपका काम बस इतना है कि हर वह सवाल को आपको अपने कॉपी में लिखना है, या पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे और हर एक सवाल को आप बनाएंगे। और यहाँ पे चूंकि पीडीएफ जो आपको इसलिए भी डाउनलोड करना जरूरी है, क्योंकि वहां पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा मिलेंगे आपको। यहाँ पे तो हम हर वो सिलेक्टेड क्वेश्चंस आपसे करवा रहे हैं जो आगामी परीक्षाओं के लिए आपको महत्वपूर्ण है। और अभ्यास के लिए सवाल भी आपको अगर चाहिए तो वो आप हमारे ग्रुप रीजनिंग बाय शुभम तिवारी सर, आप उसको ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम से जाकर के। तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं, और प्री से लेकर हम लोग मेंस तक के सवालों को देखेंगे। हम लोग बैंक का भी सवाल देखेंगे, हम लोग कैट का भी सवाल देखेंगे, हम लोग एसएससी का भी सवाल देखेंगे। तो हर वो क्वेश्चन को देखेंगे जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, हमारे परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए शुरुआत करते हैं। और शुरुआत करने से पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत अच्छा लाइन यहाँ पे लिखा हुआ है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो विद्यार्थियों, यही बात आपको समझने का जरूरत है कि हमारा हौसला सबसे महत्वपूर्ण है। हम जितना एनर्जेटिक होकर पढ़ाई करेंगे, जितना ज्यादा हम सेल्फ डिटरमाइन होकर पढ़ाई करेंगे, आत्मविश्वास के साथ पढ़ाई करेंगे, उतना जल्दी हमको मंजिल मिल जाएगा। केवल इंग्रेडिएंट्स इकट्ठा कर लेने से, अच्छा कोचिंग कर लेने से, अच्छा क्लास कर लेने से, अच्छे टीचर से पढ़ लेने से ये आपका रिजल्ट नहीं होना है। आपका रिजल्ट होना तभी है जब आप ईमानदार बन जाएंगे अपने कार्य के प्रति। और आप जब तक आपका हौसला स्ट्रांग नहीं हो जाएगा, तब तक आप अपने रिजल्ट तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसलिए मेहनत करना है और अच्छा से एक एक क्वेश्चन को अभी देखना है, समझना है। चलिए शुरुआत करते हैं। आपके समय के महत्व को समझते हुए पहला सवाल आपके लिए देखिए क्या है। लिखा हुआ है पहला सवाल कि सैम एक कक्षा में ऊपर से 9वें और नीचे से 38वें स्थान पे है, तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? कक्षा में कितने छात्र, ये आपको बतलाना है। अब देखिए, ये तो बहुत आसान सवाल है, आप डायरेक्ट फॉर्मूला पे इसको बना लेंगे। और ऐसे भी आप याद रखिए कि रैंकिंग बनाने के लिए हमेशा आपको डायग्राम ड्रॉ करना जरूरी है। बिना डायग्राम ड्रॉ किए हुए रैंकिंग, ब्लड रिलेशन, सिटिंग अरेंजमेंट, पजल, डायरेक्शन, ये सब क्वेश्चन नहीं बनता है। ये तो आसान क्वेश्चन था। ये सिंपल सा क्वेश्चन बोला है कि एक पंक्ति है जिसमें टॉप से नाइन्थ पे एक आदमी है, एक बच्चा है जिसका नाम सैम है, और उसी में वो बॉटम से 38वें स्थान पे है। नीचे से कितने पर है? 38th पे है। तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन आपसे पूछा जा रहा है कितने होंगे। तो आप इसके लिए फॉर्मूला पढ़ चुके हैं कि अगर एक साइड में, अगर एक लाइन में किसी एक व्यक्ति का, कोई भी एक पर्सन यहाँ पे हम ले लेते हैं, कोई भी एक पर्सन है, इसका फॉर्मूला आपने देखा है, फिर से मैं थोड़ा सा बतला दे रहा हूँ। अगर लेफ्ट राइट टॉप बॉटम दोनों साइड से पोजीशन पता है किसी एक आदमी का, तो टोटल पर्सन निकालने के लिए दोनों को जोड़ करके उसमें से एक घटा देते हैं। क्योंकि जब दोनों को जोड़ोगे तो यह आदमी 2 बार काउंट हो जाता है, इसलिए हम लोग उसको एक बार माइनस कर देते हैं। यहाँ पे भी टोटल कितना हो जाएगा? तो 38 + 9 और माइनस कितना 147 - 146। तो कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी हो गई उस पंक्ति में? तो 46 हो गई। चलिए, ये था आपका पहला सवाल। आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा दूसरा सवाल क्या है, सो देखिए। यहाँ पे एक सवाल दिया हुआ है आपको कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण करने वालों में अजय ऊपर से 16वें और नीचे से 29वें स्थान पर है। 6 लड़कों ने प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया और 5 असफल रहे। कक्षा में कितने छात्र हैं? कहने का मतलब क्या है कि एक परीक्षा में जो पास हुआ विद्यार्थी है, टोटल नंबर ऑफ पास्ड स्टूडेंट, यहाँ पे हम जो लाइन अभी ड्रॉ कर रहे हैं, यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट करेंगे पास हुए विद्यार्थियों का। तो जो उत्तीर्ण हुए हैं उसमें से अजय जो है वो ऊपर से 16वें स्थान से है। अजय ऊपर से 16वें स्थान पे है, 16th पे है अजय, AJAY। और नीचे से 29वें स्थान पे है। अब देखो, पास विद्यार्थियों में जो लोग पास किए हैं उसमें ऊपर से 16वें स्थान पे अजय है और नीचे से 29वें स्थान पे है। यहां से देखो, जब कोई एक विद्यार्थी का दोनों छोर से उसका नंबर पता चल गया है कि वो टॉप से कितने पर है और बॉटम से कितने पर है, तो यहाँ पे कुल पास विद्यार्थियों का संख्या तो हम निकाल ही सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ पास स्टूडेंट तो निकाल ही सकते हैं। क्या करेंगे? तो 29 + 16 और माइनस क्या कर देंगे 1।
ये कितना हो जाएगा 29 और 16 45 माइनस 1 44। ये 44 टोटल स्टूडेंट्स नहीं आया है, 44 क्या आया है, टोटल पास्ट स्टूडेंट्स, पास्ट स्टूडेंट्स। अब हमसे सवाल क्या बोला है, उसके बाद हमसे बोला कि 6 लड़कों ने प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया और 5 असफल रहे। तो देखो टोटल पास किया हुआ विद्यार्थी कितना है, तो 44 है। फिर बोला कि 6 लड़कों ने प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया था, तो 6 लड़के जो हैं भाग नहीं लिए प्लस 6 और 5 असफल भी हो गए, 5 असफल भी हो गए। अब कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो ये हो गया तीनों का जोड़ जो होगा, तीनों का योग जो होगा वही टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होगा। क्लियर है। जो पास किया, क्या हो सकता था, कुछ बच्चे पास किए होंगे, कुछ बच्चे फेल किए होंगे, या कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो आपको ये पार्टिसिपेट नहीं किए होंगे, इसके अलावा तो कोई ऑप्शन नहीं है, एब्सेंट रह गए होंगे। तो पास किया 44, जो लोग परीक्षा में भाग नहीं लिए एब्सेंट रह गए वो कितने लोग थे, अनपार्टिसिपेटेड जो थे वो कितने लोग थे, तो 6, और असफल विद्यार्थी जो अनसक्सेस कर गए हैं वो कितने थे, 5। तो तीनों को जोड़ने पर जो हमारे पास जो संख्या आया है वही हमारा कुल व्यक्तियों का संख्या हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 50 और 5 55, मतलब 55 कुल विद्यार्थी थे उस क्लास में, उस कक्षा में, उस पंक्ति में। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 55। चलिए आगे बढ़ते, धीरे धीरे हर सवाल के साथ आपका लेवल ऑफ डिफिकल्टी और पैटर्न बदलता जाएगा, इसलिए एक एक सवाल को ध्यान से देखिएगा। आगे देखिए हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि एक कक्षा में टीना शीर्ष से 9वें स्थान पर है और बीना नीचे से, सॉरी, टीना शीर्ष से 6ठे स्थान पे है और बीना नीचे से 9वें स्थान पे है। यदि टीना और बीना के बीच 3 व्यक्ति हैं तो कक्षा में कितने छात्र हैं। अब यहां पर देखिए, अब इसके लिए आपको फिर से अब आपको ये चीज समझना पड़ेगा। आपको देखिए यहां से ऐसे समझते हैं हम लोग, यहां पे एक लाइन ले लेते हैं, टॉप और बॉटम का लाइन है, तो टॉप और बॉटम के लिए एक लाइन हम लोग ऐसे ले लेते हैं यार, ऐसा लाइन। अब क्या बोला है कि एक कक्षा में टीना शीर्ष से 9वें स्थान पे है और बीना नीचे से, सॉरी, टीना शीर्ष से 6ठे स्थान पे और बीना नीचे से 9वें स्थान पे है। अब देखो इसका दो पॉसिबिलिटी हो सकता है इस क्वेश्चन का। एक तो ये हो सकता है कि टीना टॉप से 6th पे हो, बीना बॉटम से 9th पे हो और इनके बीच में कितने लोग हैं, 3 लोग हैं। एक ये संभावना है, फर्स्ट केस है, फर्स्ट केस। सेकंड केस, चूंकि लोअर रैंक कितना है यहाँ पे 6 है और बीच का संख्या कितना है आपको, तो 3 है। हम लोग पढ़े हैं आपको कि अगर लोअर रैंक माइनस मिड ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2 रहे, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू क्या रहे, 2 रहे, तो ऑलवेज दो सिचुएशन क्रिएट होता है। एक होता है नॉर्मल सिचुएशन ऐसे क्वेश्चंस में और एक होता है ओवरलैप सिचुएशन। इसको बोलते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन और इसको बोलते हैं मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन। अब ये मैक्सिमम और मिनिमम क्या है, इस पे पूरे बृहद रूप से इस टॉपिक पे आप रैंकिंग का जो पार्ट 1 आप क्लास जब करेंगे तो वहां पे आप जाके देखेंगे, इस पे पूरा एक्सप्लेन किया है हमने, इस चीज को अच्छे से समझाया है आपको कि क्यों हम लोग इस फॉर्मूला को यूज करते हैं। तो अभी डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ दो सिचुएशन है, एक सिचुएशन जिसमें ये दोनों एक दूसरे को ओवरलैप नहीं किया, दूसरा केस ये भी तो हो सकता है, दूसरा केस ऐसा भी हो सकता है कि टॉप से 6th पे, यहाँ पे टॉप से 6th पे टीना है, बॉटम से 9th पे बीना और इनके मध्य, इनके बीच में 3 लोग, इनके बीच में कितने लोग हैं, 3 लोग। तो ये दो तरह का सिचुएशन आपके सामने क्रिएट होगा और ये कहलाएगा सेकंड केस और इसी को बोलते हैं ओवरलैप। ओवरलैप, चूंकि यहाँ पे ओवरलैप भी तो कर सकता था, देखिए यहाँ पे एक दूसरे को ओवरलैप नहीं किया, लेकिन इस जगह पे क्या है, वो एक दूसरे को क्या कर गया है, ओवरलैप कर गया है। अब आपसे पूछा जाएगा कि कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है, तो आप इसका दो आंसर, या तो इधर एंड और में आंसर दे सकते थे। क्या क्या हो सकता था आंसर, सो पहले देख लो आंसर क्या क्या हो सकता है, देख लो। एक आंसर ये हो सकता है तो तीनों को जोड़ दीजिए, मतलब 6 प्लस 3 प्लस 9, मतलब ऊपर से पोजीशन, नीचे से पोजीशन और बीच का संख्या, यहां से यहां तक जोड़ दिया, फिर यहां को जोड़ दिया, फिर यहां से यहां तक जोड़ दिया, तो ऑब्वियस सी बात है टोटल पता चल जाएगा। एक ऑप्शन तो 18 हमारा आंसर हो सकता है। एक एक ये भी हो सकता है, इसके लिए एक फॉर्मूला आता है, इसको ओवरलैप का टोटल निकालने का एक फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला क्या होता है, आपको लेफ्ट का पोजीशन प्लस राइट का पोजीशन माइनस मिड प्लस 2
ये फॉर्मूला होता है, माइनस मिड प्लस 2। मतलब क्या है, इसका आंसर क्या होगा, लेफ्ट प्लस राइट या टॉप और बॉटम जो भी दिया गया है आपका, तो 9 और 6 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 15, माइनस मिड प्लस 2, तो 3 और प्लस 2 कितना हो जाएगा 5, बराबर कितने हो जाएंगे 10। मतलब अगर हम इस क्वेश्चन में 18 लोग भी लेंगे तो भी हमारा ये पूरा का पूरा डेटा सेटिस्फाई हो जाएगा, और अगर 10 लोग लेंगे तो भी ये डेटा सेटिस्फाई हो जाएगा। और यही जो आपको 18 आया है, वो इस क्वेश्चन में अगर पूछा जाता कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन बताइए इस सवाल में कितने हो सकते हैं, तो 18। और अगर इसी में पूछा जाता कि इस क्वेश्चन के अनुसार मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन कितने हो जाएंगे, तो 10 हो जाते। इसलिए हमारा आंसर देखिए, ऑप्शन में 10 भी दिया हुआ है, 18 भी दिया हुआ है। अब जो बच्चा ये चीज नहीं समझेगा वो कोई एक लगा के आ जाएगा और आंसर गलत कर देगा। जनरली बच्चा 18 लगा देता है, ये वाला लगा देता है, और एग्जाम में फंस जाता है। इसका आंसर कितना हो जाएगा, कांट बी डिटरमाइंड। हम इसको डिटरमाइन नहीं कर सकते, आंसर होगा ईदर 10 और कितना होगा 18। क्लियर है? चलिए तो अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। और फिर से मैं बताता हूं, अगर जिन लोगों ने क्लास नहीं किया है वो जाकर के क्लास को कीजिए, तभी आप चीजों को अच्छे से समझ पाएंगे। अब ये सवाल देखिए कि 115 छात्रों की एक कक्षा में राम का रैंक ऊपर से 44वां है और निक्की का रैंक नीचे से 46वां है, और राम और निक्की के बीच में कितने बच्चे बैठे हैं। तो सबसे पहले तो ये देखना है कि ये लोग एक दूसरे को ओवरलैप किए हैं कि नहीं किए हैं। तो इसका तरीका होता है कि अगर ऊपर और नीचे से दिए गए व्यक्तियों का पोजीशन को जोड़ो तो कितना हो जाएगा 44 प्लस 46 इक्वल्स टू कितना है 100। लेस देन टोटल है कि नहीं, लेस देन टोटल है। जब x प्लस वाई का सम, मतलब दोनों साइड से दिए गए पोजीशन का सम टोटल से कम हो जाए, इसका मतलब कि वह ओवरलैप नहीं किया है। इस क्वेश्चन में ओवरलैपिंग का क्वेश्चन नहीं है। हमसे पूछा जा रहा है, सिंपल सा सवाल पूछा जा रहा है, एक लाइन में एक साइड से राम जो है वो 44 पे है, दूसरे साइड से निक्की जो है, निक्की वो 46 पे है। टोटल हमको यहां से यहां तक पता है कि 115 लोग हैं, यहां से यहां तक 115 लोग हैं। तो बीच का संख्या हमसे पूछा जा रहा है कि इस बीच का संख्या क्या होगा। तो सिंपल सा है, क्या चीज करना है, तो टोटल माइनस एक्स प्लस वाई। जब ओवरलैप नहीं करता है तो बिटवीन निकालने का आसान सा फॉर्मूला होता है टोटल माइनस एक्स प्लस वाई। तो टोटल है 115 माइनस 100 माइनस 100। तो टोटल में से जब 100 को माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा, 15 बच जाएगा। मतलब ये हो गया कि इनके बीच में कितने लोग हैं, तो 15 लोग हैं। हमारे ऑप्शन में 15 है, ए बी सी, नहीं 15 नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 लगा दीजिए, नन ऑफ दीज। अब अगर यहीं पे ओवरलैप का सिचुएशन हो जाता तो उसके लिए फॉर्मूला दूसरा लगता है, वो आप पहले से पढ़ चुके हैं। उसका फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई, मतलब दोनों साइड से दिया गया पोजीशन माइनस टोटल का होल माइनस 2। ये फॉर्मूला अभी आपको नहीं लगाना है, लेकिन अगर ओवरलैप का सिचुएशन हो जाता, कहने का मतलब कि अगर x प्लस वाई का वैल्यू जो आप यहाँ पे आपने देखा है ये वाला, अगर ये यहाँ पे ये 44 और 46 ना हो करके कुछ दूसरा अंक दे दिया जाता, जैसे कि 55 और 75 दे दिया जाता, ये तो आप टोटल से क्या हो जाता, ज्यादा हो जाता। तो ये ओवरलैप का सिचुएशन हो जाता। और इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते, ये फॉर्मूला का यूज करते हैं कि उनके बीच में कितने लोग हैं ये निकालने के लिए। तो सिंपल सा ओवरलैप का सिचुएशन रहेगा, तो ये फॉर्मूला निकालिएगा। अगर ओवरलैप नहीं है तो केवल टोटल में से x प्लस वाई को माइनस कर देना है, तो कुल व्यक्तियों की संख्या आपको मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है कि इन अ क्लास ऑफ 115 स्टूडेंट्स, राम्स रैंक इज 64th फ्रॉम द टॉप एंड निक्कीज रैंक इज 73rd फ्रॉम द बॉटम। देखिए क्वेश्चन मिल ही गया आपको, क्वेश्चन मिल गया। सिंपल सा है, क्या चीज आपको क्वेश्चन क्या बोला है, तो यहाँ पे देखो पहले x प्लस वाई का वैल्यू, x प्लस वाई का वैल्यू मतलब 64 प्लस 73 को जब जोड़ेंगे तो हमारे पास रिजल्ट कितना आ जाएगा, 4 और 3 7, और 7 और 6 कितना हो जाएगा 13। 137 ग्रेटर देन क्या हो गया, टोटल। टोटल जैसे ही x प्लस वाई का वैल्यू टोटल से ज्यादा हो जाता है, इसका मतलब होता है कि वह ओवरलैप कर गया है। और जब ओवरलैप कर गया है तो बिटवीन निकालने का हमने फॉर्मूला अभी भी बताया है, क्या होता है, x प्लस वाई जो बड़ा वाला संख्या है, दोनों तरफ से दिया गया संख्याओं का जोड़। तो यहाँ पे कितना x प्लस वाई कितना, 137 माइनस टोटल 115 का होल माइनस 2, क्योंकि बीच का संख्या बताना है आपको। यहां से देखोगे तो ये 22 हो जाएगा, आपको 22 नहीं हो जाएगा, 22, हाँ 22 हो जाएगा। 22 माइनस 2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 20। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ए। क्लियर हो गया सब लोगों का। तो ये ओवरलैप, देखो सेम क्वेश्चन, दो सवाल आपके सामने था, थोड़ा सा अंकों का बस फेरबदल था। यहाँ पे देखिए आंसर कितना आया, 15 आया, बीच का संख्या। थोड़ा सा अंक बदल दिए तो आंसर कितना आ गया आपको, 20 आ गया आपको। तो ये चीज आपको समझना है। और इसके लिए
आपको अभी भी समझ में आ गया होगा। अगर आपने नहीं समझ में अभी भी आया है तो आप प्लीज जाकर के वीडियो को देखिए, क्योंकि लिटिल नॉलेज इज डेंजरस। हमेशा याद रखना है कि कम जानना ज्यादा घातक है। नहीं जानना ठीक है, नहीं जान रहे कोई बात नहीं, लेकिन कम जानना, गलत जानना ये ज्यादा घातक होता है। तो इसलिए हमेशा ये चीज का ख्याल रखेंगे आप। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। देखिए अगला सवाल हमारा क्या कहता है कि in a row of 40 girls, when Komal was shifted to her left by 4 place, her place from the left end of the row become 10th। अच्छा, कोमल लेफ्ट से कितनी हो गई? 10 हो गई जब उसको 4 स्थान बाईं ओर खिसकाया गया। यही लिखा हुआ ना कि 40 लड़कियों की एक पंक्ति में जब कोमल को 4 स्थान बाईं ओर स्थानांतरित कर दिया गया तो पंक्ति के बाएं छोर से उसका स्थान 10वां हो गया। पंक्ति के दाएं छोर से स्वाति का स्थान क्या है यदि स्वाति कोमल के मूल स्थान से 3 स्थान दाईं ओर थी? अब पहले इस क्वेश्चन के डायग्राम को अच्छे से समझिए। एक ऐसा रो है, आपको ये देखना है कि एक ऐसा रो है आपका जिसमें 40 लोग हैं। टोटल नंबर ऑफ पर्सन हम लोग को पहले से पता है कि टोटल कितने लोग हैं, 40 पर्सन आर देयर। अब क्या बोला है आपको कि कोमल लेफ्ट से 10th पे, कोमल लेफ्ट से कितने पर है? 10th पे है। कब? जब उसको 4 स्थान बाईं ओर खिसकाया गया। बायां और दायां हमेशा आप अपने लेफ्ट और राइट के अनुसार करना है, क्योंकि हमेशा ऐसा माना जाता है कि फेस नॉर्थ की तरफ लेकर के सवाल को हम लोग बनाते हैं। तो हमेशा लेफ्ट और राइट अपने अनुसार लीजिएगा, अगर क्वेश्चन में कुछ स्पेशल चीज न दिया गया है तब। ठीक है, क्या बोला गया कि कोमल लेफ्ट से 10th पे तब हो गई जब उसके ओरिजिनल पोजीशन से उसको 4 प्लेस लेफ्ट की तरफ ले गया गया। इसका मतलब कोमल अर्लियर, यहां पर लिख दीजिए अर्लियर, अर्लियर का मतलब पहले 14th पे रही होगी। किधर से? लेफ्ट से। लेफ्ट से पहले वो 14th पे रही होगी और तब उसको क्या किया गया, तो 4 स्थान उसको लेफ्ट साइड ले गया गया। अब यहां से राइट साइड आगे इधर से 15 16 17 हो जाता, 4 स्थान लेफ्ट में ले जाया गया, मतलब 14 में से 4 घटा दिए तब वो 10 पे आ गई। ठीक है, यहां तक तो चीजों को समझ रहे हैं। कोमल 10 पे तब आई है जब उसको लेफ्ट में 4 स्थान ले जाया गया है, मतलब उसका ओरिजिनल पोजीशन जो है वो 14th है लेफ्ट से। अब बोला है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ स्वाति फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द रो इफ स्वाति वाज 3 प्लेस टू द राइट ऑफ कोमल्स ओरिजिनल पोजीशन। बोला कि स्वाति जो है वो कोमल के ओरिजिनल पोजीशन से, यहाँ कोमल का जो ओरिजिनल पोजीशन है ये है कोमल का ओरिजिनल पोजीशन, ओरिजिनल पोजीशन। स्वाति कोमल के ओरिजिनल पोजीशन से राइट में 3 स्थान पे है। तो राइट में मतलब इधर चले जाएंगे और इसके राइट में 3 स्थान पे है, तो राइट में जब जाएंगे तो इसके फेस की तरफ जा रहे हैं, तो हमेशा ऐड करना है आपको। +3 मतलब कोमल लेफ्ट से कितने पर हो जाएगी? 17 पे हो जाएगी। कोमल लेफ्ट से कितने पर हो गई? 17 पे हो गई। यहाँ पे कोमल को ले लीजिए, सॉरी स्वाति, स्वाति लेफ्ट से 17 पे हो गई है। अब हमसे सवाल पूछा गया है कि स्वाति का स्थान क्या है? दाएं छोर से, दाएं छोर से स्वाति का स्थान पूछा जा रहा है। तब स्वाति का लेफ्ट से पोजीशन पता चल गया 17, राइट से निकालने के लिए टोटल माइनस गिवन पोजीशन मतलब 17 और प्लस कितना कर देंगे? 1। पता है ना आपको, फॉर्मूला आपको बताया गया है कि अगर एक साइड से किसी भी व्यक्ति का पोजीशन दिया गया है और टोटल नंबर ऑफ पर्सन पता है आपको, तो आपको उसके विपरीत साइड से पोजीशन निकालने के लिए टोटल में से दिए गए पोजीशन को घटा देंगे। तो स्वाति का लेफ्ट से पोजीशन पता है और राइट से पूछा जा रहा है और कुल व्यक्तियों का संख्या भी पता है, तो कुछ मत करो, कुल व्यक्तियों की संख्या में से 17 घटा करके +1 कर देंगे, तो ये 23 और एक कितना हो जाएगा? 24। मतलब स्वाति राइट से कितने पर है? 24th पे है और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 4। क्लियर है सब लोगों का? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ। देखिए हमारा अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है आपको, इन अ रो ऑफ स्टूडेंट्स Anil is 7th from the left while Jack is 18th from the right. Both of them interchanges their position such that Anil becomes। चलिए इंटरचेंजिंग का क्वेश्चन है, बस डायग्राम ड्रॉ कीजिए और चीजों को समझिए क्या ये कह रहा है। कहता है कि एक पंक्ति में अनिल बाएं से 7वें स्थान पे है, अनिल बाएं से 7वें स्थान पे है, जबकि जैक दाएं से 18वें स्थान पे है और जैक जो है, जैक जे दाएं से 18वें स्थान। अब यहाँ पे जब खुद से बायां दायां लेना होता है तो कभी भी ओवरलैप करके नहीं मानते, हमेशा मानते हैं कि वो लोग ओवरलैप नहीं किया है। ये बात एकदम दिमाग में रखना है। फिर बोलता है कि वो वे दोनों अपना स्थान इस प्रकार बदलते हैं कि अनिल बाएं से 21वें स्थान पे आ जाता है। अब ये लोग क्या करेंगे, तो अपना प्लेस इंटरचेंज करेंगे। आफ्टर
आफ्टर इंटरचेंजिंग, इंटरचेंज करने के बाद का स्थिति देखिए क्या होगा। जब वो अपना स्थान इंटरचेंज करते हैं तब क्या हो जाता है, सो देखिए इंटरचेंज का मतलब क्या होगा कि जो लेफ्ट से जहां पे अनिल था, सेवेंथ पे था अनिल, अब वहां पे जैक आ जाएगा। इंटरचेंज का मतलब ये होगा कि जैक चला जाएगा अनिल की जगह और अनिल चला जाएगा जैक की जगह, और राइट से जहां पे पहले अनिल जैक था वहां पे अब अनिल आ जाएगा 18th पे। ये तो हो गया। प्रश्न के अनुसार जब वो आपस में अपना स्थान बदलते हैं तो अनिल बाएं से 21वां हो जाता है। प्रश्न के अनुसार अनिल जो है वह बाएं से कितना हो गया है, तो 21 हो गया है। अब दाएं से 18 अनिल का पोजीशन, प्रश्न के अनुसार बाएं से वो 21 हो गया। एक आदमी का दोनों छोर से पोजीशन पता चल गया, तो क्या कुल व्यक्तियों की संख्या हम नहीं निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? तो कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो सिंपल 21 प्लस 18 और -1 x प्लस वाई, दोनों छोरों से पोजीशन का सम -1, 21 और 18, 39 -1 38, मतलब हमारा आंसर कितना हो गया 38, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। देखिए हमारा अगला सवाल क्या है। इन ए क्लास among the past students, Neeta is 22nd from the top and Kalyan, who is 5 rank below Neeta, is 34th from the bottom. All the students from the class appeared for an examination. चलिए ठीक है, पहले यहां तक का डेटा के अनुसार समझते हैं। एक क्लास में क्या है, तो फिर से पास और फेल का सवाल है, तो चलिए देखते हैं। एक लाइन ऐसे आपको ड्रॉ करना होगा और हमसे ये बोला गया है, देखिए कि जो पास विद्यार्थी हैं, जो पास कर गए हैं, उसमें नीता टॉप से 22 पे है। टॉप से 22 पे नीता नाम की एक लड़की है। देखिए डायग्राम एकदम ड्रॉ कीजिएगा तभी चीजों को समझ पाइएगा। एंड कल्याण हु हमेशा से नजदीक वाले व्यक्ति कल्याण के लिए है, जो 5 रैंक नीचे है नीता से। नीता से 5 रैंक नीचे, मतलब नीचे का मतलब इसके फेस की तरफ जा रहे हो, तो टॉप से 27 पे +5 कर देंगे, कल्याण है। ठीक है। अब बोलता है बिलो नीता फ्रॉम हु इज 5th रैंक बिलो नीता इज 34th फ्रॉम द बॉटम। अब कल्याण जो नीता से 5 स्थान 5 रैंक नीचे है, वह बॉटम से 34th पे है। बॉटम से 34th पे है। अब देखो कल्याण का दोनों साइड से पोजीशन पता चल गया, तो यहां से कुल कितने लोग पास हुए हैं, टोटल नंबर ऑफ पास स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ पास स्टूडेंट्स, तो यहां से निकल ही जाएंगे। कैसे निकल जाएंगे? टोटल पास स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे, तो 27 प्लस 34 -1, ये कितना हो जाएगा 61 -1 इक्वल्स टू 60। मतलब पास हुए विद्यार्थियों की संख्या कुल कितना है आपको, तो 60 है। अब सवाल आगे क्या कहता है, सो देखिए यहां से कि यदि कक्षा के लिए परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों और अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों का अनुपात 4:1 है, तो कक्षा में कितने छात्र हैं। अब पास इज टू फेल का रेशियो दिया हुआ है आपको, पास इज टू फेल का रेशियो दिया हुआ है यहाँ पे। पास और फेल का जो रेशियो है, एक मिनट और ऊपर ले लेता हूँ, यहाँ पे लेता हूँ कि पास और फेल का जो रेशियो है वो 4:1 का है, और इसी 4 का रेशियो में 4 है लेकिन एक्चुअल वैल्यू 60 है। इसी 4 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 60 दिया हुआ है। एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, 60 में 4 से भाग दे देंगे तो 15 हो जाएगा। मतलब 60 विद्यार्थी पास हुए हैं और 1 गुना 15 कितना हो जाएगा 15, और फेल कितने हुए हैं 15 लोग हुए हैं, तो कुल 60 और 15 को जोड़ देंगे, मतलब पास प्लस फेल, मतलब कितना हो जाएगा 60 प्लस 15 इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 75। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? थोड़ा बहुत मैथ्स भी आपको आना चाहिए, रीजनिंग है, इसमें हर सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, मैथ, इंग्लिश, जीएस से भी सवाल मिलेगा आपको, इकोनॉमिक्स से सवाल मिलेगा, लॉजिकल रीजनिंग में जाएंगे तो, इसलिए आपको हर सब्जेक्ट को मिला करके ये सब्जेक्ट बनाया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। हमारा अगला सवाल है, अभी एक शिफ्टिंग का सवाल पढ़ा था, कुछ उसी प्रकार का ये भी क्वेश्चन है आपको। देखिए क्या बोलता है ये क्वेश्चन में, यहाँ पे बोला गया है कि इन अ रो ऑफ 40 बॉयज आदित्य वाज शिफ्टेड 10 प्लेस टू द राइट ऑफ रोहन एंड केवल वाज शिफ्टेड 10 प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ विलास। अब देखो चीजों को समझो, अभी जो हमसे बोला है कि 40 लड़कों की एक पंक्ति में आदित्य को रोहन के दाईं ओर 10 स्थान स्थानांतरित कर दिया गया और केवल को विलास के बाईं ओर 10 स्थान स्थानांतरित कर दिया गया। मतलब क्या है
कि जहां भी रोहन होगा, पहले समझिए अभी तक के सवाल को, लिखना नहीं समझना, जहां भी रोहन होगा उसके राइट में 10th पोजीशन पे आदित्य होगा। ठीक है, फिर हमसे क्या बोला है, जहां भी विलास होगा, जहां भी विलास होगा उसके लेफ्ट में 10th पोजीशन पे कौन होगा आपको, तो केवल होगा, केवल। एक आदमी का नाम है केवल। इफ विलास वाज 26th फ्रॉम द लेफ्ट, चलो एक लाइन यहां से ऐसा मिला है जिससे हम लोग अब डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। हमेशा क्वेश्चन में एक लाइन ऐसा ढूंढना है जहां से क्वेश्चन बनाना आप शुरू कर सकते हैं जो 100% ऑथेंटिक लाइन दिया गया हो। तो यहाँ पे एक लाइन दिया गया कि अगर विलास विलास लेफ्ट से 26 पे है, विलास लेफ्ट से कितने पर है, तो 26 पे। ठीक है, और विलास के लेफ्ट में 10 पे केवल था, तो 26 में से लेफ्ट का मतलब इसके पीछे की तरफ जा रहे हो, मतलब माइनस करोगे, मतलब केवल केवल लेफ्ट से 10 पे आ गया, केवल लेफ्ट से कितने पर आ गया, 10 पे आ गया। ठीक है, फिर आगे बोला है कि विलास बाईं ओर से 26वें स्थान पर था और स्थानांतरण के बाद केवल और आदित्य के बीच में 3 लड़के थे। अब देखो, केवल और आदित्य के बीच में 3 लोग हैं, तो अगर केवल लेफ्ट से 10 पे है, ये बात तो क्लियर हो चुका है। और तो आदित्य कहां पे लिया जा सकता है, तो समझो 3 लोग, तो अगर केवल 10 पे है, 11 12 13, यहाँ पे 14, किसके किसके बीच में, थ्री, देयर वर 3 बॉयज बिटवीन केवल एंड आदित्य, केवल और आदित्य के बीच में 3 लोग हैं आपको। तो देखो, अगर 10 पे केवल है, आपको माफ कीजिएगा यहाँ पर एक छोटा सा एरर है, 10 नहीं होगा ना, 26 से 10 माइनस करना था तो 16 हो जाएगा, 16। चलिए कोई बात नहीं। अब देखिए क्या है, अब अगर केवल 16 पे है, केवल 16 पे है, इसका मतलब क्या होगा कि जो आदित्य है, आदित्य वह लेफ्ट से 20 पे अगर ले लिया जाए तो 16 17 18 19, और लेफ्ट से आदित्य कितने पर, 20 पे, तो देखिए केवल आदित्य के बीच में 3 लोग हो गए कि नहीं हो गए। फिर एक दिमाग में और बात आता है कि सर अगर केवल आदित्य के बीच में 3 ही लोग हैं तो 3 लोग पहले भी तो हो सकते हैं। सर बोलेंगे एकदम हो सकते हैं। तो 16 में से यहाँ पे हमने क्या किया था, तो 3 को राइट में लिया था आपको, अब 3 लोग अगर पीछे लेंगे तो 15 14 और कितना 13, मतलब लेफ्ट से 12 पे भी आदित्य को लिया जा सकता है। यहां तक चीजों को समझ गए सब लोग कि भाई विलास लेफ्ट से, समझो एक बार फिर से, विलास लेफ्ट से 26 पे है, विलास के लेफ्ट में 10 स्थान पे केवल है, तो केवल लेफ्ट से बाईं ओर से 16वां हो गया। केवल आदित्य के बीच में 3 लोग हैं, तो आदित्य अगर बाईं छोर से 20वां है तो भी इन दोनों के बीच में 3 लोग होगा, और अगर आदित्य बाईं ओर से 12वें पर भी ले लिया जाए तो भी आदित्य और केवल के बीच में 3 लोग हो जाएंगे। अब सवाल क्या है कि रोहन, व्हाट वाज द पोजीशन ऑफ रोहन फ्रॉम द लेफ्ट एंड। अब रोहन, रोहन के बारे में क्या हमको पता था कि रोहन के राइट में 10 स्थान पे आदित्य है। तो समझो, अब तो दो चीज हो सकता है कि अगर आदित्य 12 पे है, अगर आदित्य लेफ्ट से, यहाँ पे अलग एक डायग्राम में ड्रॉ कर रहा हूं कि अगर आदित्य लेफ्ट से 12th पे है, लेफ्ट से 12th पे है, तो रोहन लेफ्ट से कितने पर होगा, तो सेकंड पे होगा रोहन, तभी ना रोहन के राइट में 10वां स्थान पे आदित्य होगा। लेकिन अगर आदित्य 20 पे है, क्योंकि आदित्य का तो हमको पोजीशन ही नहीं पता है, आदित्य लेफ्ट से 12 भी हो सकता है, लेफ्ट से 20 भी हो सकता है, लेकिन अगर आदित्य लेफ्ट से 20 पे है तब तो रोहन 10 पे ही लेना होगा, तब तो रोहन को कितना पे लेना होगा, 10 पे लेना होगा रोहन को, क्योंकि रोहन के राइट में 10 स्थान पे आदित्य है। मतलब रोहन लेफ्ट से 10वां भी हो सकता है, रोहन लेफ्ट से 10th भी हो सकता है, और रोहन लेफ्ट से सेकंड भी हो सकता है विद्यार्थियों। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा इधर 10th और सेकंड, मतलब ऑप्शन में कोई ऐसा नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 को हम लोग टिक लगाएंगे, कांट बी डिटरमाइन। तो ये चीज हमेशा आप लोगों को समझना है कि कभी भी आप रैंकिंग का सवाल बना रहे हैं तो क्या इस सवाल को बिना समझे, बिना डायग्राम देखे बच्चा बना सकता था, गलती कर देता आपको। तो ये चीज समझना है कि रोहन का अगर 2 स्थान है तो आदित्य का अगर 2 स्थान है तो रोहन का भी 2 स्थान आएगा, क्योंकि रोहन के राइट में ही 10वां है आदित्य। क्लियर हो गया सब लोगों का। चलिए, अच्छा सवाल था ये, बैंक का सवाल, आईबीपीएस का क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं आप अच्छे से इस चीज को समझे होंगे। अगर नहीं समझ में आए तो एक बार 2 बार जरूर इसको बैक करके देखिए, अच्छे से आपको समझ में आएगा। देखिए हमारा अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है कि 40 लड़के उत्तर दिशा की ओर मुख करके एक पंक्ति में खड़े हैं, अमित बाईं ओर से 11वें स्थान पे है। चलिए डायरेक्ट सवाल बनाना शुरू करो। अमित बाईं ओर से 11वें स्थान पे है, लेफ्ट से 11th पे अमित को ले लीजिए। संजय पंक्ति के दाईं छोर से 21वें स्थान पे है। श्रेया जो पंक्ति में अमित के दाईं ओर से तीसरे स्थान पे, अब चलो
पहले संजय को ले लेते हैं। संजय जो है 31st है राइट इंड से, राइट से, तो इसको और बड़ा कर देता हूं। 31st किसका पोजीशन है? तो संजय का पोजीशन, ठीक है। अब बोला है कि हाउ फार विल श्रेया हु इज थर्ड टू द राइट ऑफ अमित, अमित के राइट में थर्ड, समझो अमित के राइट में अगर थर्ड है श्रेया, तो लेफ्ट से कितने पर होगी श्रेया? तो श्रेया लेफ्ट से हो जाएगी 11 + 3 मतलब 14th, 14th पे कौन हो जाएगी? श्रेया, ठीक है। और हमसे ये पूछा जा रहा है कि हाउ फार विल श्रेया हु इज थर्ड टू द राइट ऑफ अमित इन द रो विल बी फ्रॉम संजय, संजय से वो कितनी दूर होगी। अब देखो संजय का अगर राइट से पोजीशन पता है तो संजय का हम लोग लेफ्ट से पोजीशन निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? एकदम निकाल सकते हैं। आप बोलिए सर, एकदम निकाल सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ पर्सन जब पता है हमको कि 40 है और संजय का एक साइड से पोजीशन 31 दिया गया है और दूसरे साइड से पोजीशन पूछा जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? तो 31 40 माइनस 31 प्लस कितना 1, ये 9 + 1 10th, मतलब संजय लेफ्ट से 10th पे है। चूंकि क्या है कि ये डायग्राम थोड़ा सा हम लोग को आगे लेना पड़ेगा, एक मिनट, क्योंकि श्रेया को थोड़ा सा हम लोगों को क्या करना होगा, क्योंकि अभी हम लोगों ने क्या देखा है कि संजय लेफ्ट से 10वें पे है। डायग्राम को समझाने के लिए बस मैं ऐसा ले रहा हूं, ऐसा कुछ आपको गलती नहीं होगा, लेकिन फिर भी अच्छे से डायग्राम बनाइए कि संजय लेफ्ट से 10वें पर है और श्रेया लेफ्ट से 14 पे है। अभी हम लोगों ने श्रेया का पोजीशन देखा था कि श्रेया जो है, श्रेया वो लेफ्ट से कितने पर है? 14 पे। अब क्वेश्चन ट्रांसपेरेंट हो गया है, देखिए अब कुछ नहीं है। संजय लेफ्ट से 10 पे है और श्रेया लेफ्ट से 14 पे है। संजय लेफ्ट से 10 पे कैसे आया? तो टोटल में से राइट का पोजीशन जो उसका 31 था उसको माइनस कर दिया, +1 कर दिया, तो लेफ्ट से पोजीशन हमको निकल करके आ गया। संजय लेफ्ट से 10th पे है, श्रेया लेफ्ट से 14th पे है, तो संजय के राइट में कितनी हुई? तो 4th हो गई। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि श्रेया जो है वो संजय के दाईं और चौथी है, 4th दाईं ओर है। 4th किधर है? दाईं ओर है। अब क्लियर हो गया सब लोगों को? उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अच्छा सवाल ये भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल जो है आपके सामने, वो ऐसा सवाल बहुत आसान सवाल होता है और हमेशा परीक्षा में देखा गया है कि ये पूछता ही पूछता है ऐसा क्वेश्चन, सब खास करके एसएससी के एग्जाम में। लिखा हुआ है आपको, देखिए क्या लिखा हुआ है कि प्रताप करेक्टली रिमेंबर्स दैट हिज मदर्स बर्थडे इज बिफोर 23rd एंड आफ्टर 19th अप्रैल, whereas his sister correctly remembers that his mother's birthday is not or after 22nd April, on which day April is definitely their mother's birthday। अब देखिए क्या है, इसमें कुछ नहीं करना है, बस कॉमन निकाल देना है आपको, कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। दो आदमी है, एक का नाम है प्रताप और दूसरी है उसकी सिस्टर। प्रताप को क्या याद है कि उसकी मम्मी का जो जन्मदिन है वो 23 से पहले और 19 के बाद है आपका, मतलब 19 के बाद मतलब 20 को, 21 को या 22 को होगा। यही प्रताप के अनुसार यही 3 दिन उसकी मम्मी का बर्थडे हो सकता है। उसकी बहन को अच्छे से याद है कि उसकी मम्मी का बर्थडे नॉट ऑन और आफ्टर 22nd, मतलब ना तो 22 को है नहीं उसके बाद है, मतलब उसके पहले होगा। उसके अनुसार 21 हो सकता है, 20 हो सकता है, 19 हो सकता है, 18 हो सकता है, उसके बहन के अनुसार ये हो सकता है। लेकिन इन दोनों को दो तिथि दोनों में कॉमन आ रहा है। दो तिथि 20 और 21 दो ऐसा तिथि है जो इन दोनों को याद है। इसको भी 20 और 21 में यादों में है, ये भी इसको 20 और 21 में यादों में। तो जो दोनों में कॉमन होता है वही करेक्ट डेट ऑफ बर्थ होता है, डेट ऑफ एनिवर्सरी होता है, जो भी सवाल में दिया गया है। तो यहाँ के अनुसार हमारा दो आंसर आ सकता है कि अभी भी 100% नहीं पता चल पाया, इधर 20 और 21 अप्रैल, मतलब 20 या 21 हमारे ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर सी को देखिए, 20 या 21 हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे कांट बी डिटरमाइंड नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमारा बेस्ट ऑप्शन, अगर ये सी नहीं दिया रहता ऑप्शन में, इधर में नहीं दिया रहता, तब 4 नंबर ऑप्शन लगा देते, कांट बी डिटरमाइंड। यहाँ के लिए बेस्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 20 और 21 अप्रैल। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए हमारा अगला सवाल क्या है। ये क्वेश्चन सब देखिए, ये कंपैरिजन वाला सवाल है, जो कंपेयर करके हम लोग क्वेश्चन जो बनाते हैं वो सवाल सब है आपके सामने। ये क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। प्रीति स्कोर्ड मोर देन राहुल। अब देखो ऐसे सवालों को बनाने का तरीका एकदम सिंपल सा होता है। जैसे कि अगर आपको कुछ चीजों को यहाँ पे पहले सीख लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे, हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे ही आएंगे। जैसे कहीं पर दिया हुआ है आपको कि ए इज
टॉलर देन बी, अब इसको रिप्रेजेंट करने के लिए ए बी से बड़ा है, लंबा है, अगर आपको ऐसा दिया हुआ है तो बुक्स में जो दिया जाता है वो ऐसा लिखा जाता है कि ए इज ग्रेटर देन बी। लेकिन हम इसको इस प्रकार से लिखने के लिए आपको मना करेंगे, ऐसे नहीं लिखें। आप हमेशा सोचें कि ऊपर से नीचे की तरफ डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब घटते क्रम में हमको अरेंज करना है। मतलब बड़ा वाला ऊपर, छोटा वाला नीचे, भारी वाला ऊपर, हल्का वाला नीचे, ज्यादा ओल्डर ऊपर, यंगर नीचे। कहने का मतलब क्या है कि अगर यही चीज दिया हो कि ए बी से लंबा है, हम इसको ऐसे लिखेंगे कि ए बी से क्या है, लंबा है। ए को बी से ऊपर लेंगे, हमेशा घटते क्रम में, मतलब बड़ा लंबा वाला ऊपर, नाटा वाला नीचे। अब अगर यहीं पे दिया रहता क्या चीज, अगर ऐसा दिया रहता कि ए इज ऑल्सो टॉलर देन सी, अगर ये भी दिया रहता है कि ए सी से भी लंबा है। अब अगर तुम इस प्रकार से चीजों को लोगे ना, अगर ऐसे तुम अगर चीजों को अरेंज करोगे तो यहाँ पे तुमको परेशानी आ जाएगी कि सी को कहाँ ले, तो ऐसे इधर में करके लोगे कि ए बी और सी दोनों से लंबा है। लेकिन हम कहते हैं कि अगर ऐसा ऑप्शन रहेगा तो अब ए सी से लंबा है, तो सी को अगर हम यहाँ लेंगे तो भी ए सी से लंबा होगा, और सी को अगर हम यहाँ लेंगे तो भी ए सी से क्या होगा, लंबा होगा। मतलब अगर सी बी से बड़ा है फिर भी वो ए से छोटा है, अगर सी बी से छोटा है फिर भी वो ए से क्या है, छोटा है। अगर इस प्रकार का रिप्रेजेंटेशन रहेगा तो चीजों को हमको इसमें डालने में आसान रहेगा। अगला कोई डेटा आ जाएगा, डी आ जाएगा, ई आ जाएगा, कुछ भी आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस में हमको रिप्रेजेंट करने में चीजों को आसानी होता है। एक तो पहला मेजर चीज ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरा बात क्या ध्यान में रखना है इस ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए, वो भी देखिए। ये तो समझ गए कि हमेशा एक लाइन पे बनाना है ऐसे सवालों को, ऊपर से नीचे की तरफ डिसेंडिंग ऑर्डर में। दूसरा चीज आपको ये समझना है आपको कि अगर कोई शब्दावली एक ओनली वाला भी लाइन आता है, जैसे दिया हुआ है कि ए इज ओनली टॉलर देन बी, और एक और देगा सॉरी, ए इज ओनली शॉर्टर देन बी। ये दो चीज दिया है अगर आपके सामने। इसका मतलब थोड़ा अच्छे से समझिएगा कि अगर दिया हुआ है आपको कि ए केवल बी से लंबा है, इसका मतलब होता है कि बी इज द शॉर्टेस्ट। सिंपल सोचो कि ए क्या बोला कि ए केवल बी से लंबा है, मतलब ए एक ही आदमी से लंबा है जिसका नाम बी है। मतलब बाकी जितने भी लोग होंगे उन सब से ए क्या होगा, छोटा होगा। उन सब से बाकी ए क्या होगा, छोटा होगा, और सबसे छोटा कौन हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। ये याद रखना। दूसरा याद रखना कि ए केवल बी से छोटा है, इसका मतलब होगा कि बी इज द टॉलेस्ट। क्यों, समझो चीजों को। क्या बोला है कि ए केवल बी से छोटा है, मतलब ए एक ही आदमी से छोटा है बी से, बाकी जितने लोग होंगे उन सब से ए क्या होगा आपको, तो बड़ा होगा। उन सब से ए क्या होगा, बड़ा होगा। मतलब ए सबसे बड़ा बी हो गया, उसके जस्ट नीचे ए है, बाकी सब इन दोनों के नीचे ही रहेगा। तो ये भी चीज ध्यान में रखना है, जहां भी ओनली लगा रहे इस चीज को भी आपको दिमाग में रखना है अगर सवाल बनाना है तो। अब हम लोग के पास बेसिक्स क्लियर हो गया ऐसे सवालों को बनाने के लिए। अब चलिए डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आते हैं और देखते हैं कि कैसा सवाल हमसे पूछा गया है और इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। सो थोड़ा ध्यान से देखिएगा यहाँ पे। अब देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन हमसे ये बोल रहा है यहाँ पे आपको कि प्रीति स्कोर्ड मोर देन राहुल, यमुना स्कोर्ड एज मच एज दिव्या। मतलब प्रीति के बारे में बोला। सबसे पहले प्रीति को यहाँ पे लेते हैं कि प्रीति राहुल से ज्यादा स्कोर करती है। तो ज्यादा वाला ऊपर, कम वाला नीचे। तो प्रीति राहुल से ज्यादा स्कोर करती है। यमुना उतना ही स्कोर करती है जितना कि दिव्या करती है। मतलब यमुना का अंक और दिव्या का अंक जो होगा, यमुना बराबर दिव्या, जितना यमुना को अंक आएगा उतना ही दिव्या को अंक आएगा। लोकिता स्कोर्ड लेस देन मंजू, और अलग में एक जगह कहीं लिखते हैं कि लोकिता जो है, लोकिता वह मंजू से कम स्कोर करती है। ठीक है, अभी सबको एक साथ लाएंगे, आगे देखते हैं और क्या इंफॉर्मेशन है। राहुल स्कोर्ड मोर देन यमुना। अच्छा, राहुल किससे ज्यादा स्कोर किया है, यमुना से ज्यादा। यमुना को राहुल के नीचे ले लेंगे। देखिए प्रीति राहुल से ज्यादा स्कोर की है, राहुल यमुना से ज्यादा स्कोर, और यमुना के इतना ही स्कोर किसने किया है, तो दिव्या ने किया है। ठीक है, फिर देखिए क्या बोलता है आपको। मंजू स्कोर्ड लेस देन दिव्या, और दिव्या से कम स्कोर किसने किया है, तो मंजू ने। अगर मंजू ने दिव्या से कम किया है मतलब यमुना से भी कम किया होगा, और मंजू से कम किसने किया था, तो लोकेश ने। अभी जस्ट हम लोगों ने देखा था, लोकेश ने मंजू से कम स्कोर किया था। अब सवाल है कि हु स्कोर्ड द लोएस्ट। ऑब्वियस सी बात है, आपको दिख रहा है कि लोकेश इज द लोएस्ट स्कोरर। हम लोग का आंसर लोकेश ऑप्शन में नहीं है क्या, मंजू, यमुना, लोकिता, लोकेश
एक मिनट, लोकिता है यहाँ पे ना, सॉरी लोकिता है, ये लोकिता है, आपको हमने लोकेश लिख दिया है, लोकिता। लोकिता तो हु स्कोर्ड द लोवेस्ट, तो लोकिता स्कोर्ड द लोवेस्ट, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लोकिता। सबसे कम किसने स्कोर किया है? लोकिता ने। क्लियर हो गया? अब ये सब सवाल आप देख के बना दोगे। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, जल्दी जल्दी बनाएंगे। जैसे एसएससी में पूछता है ऐसा सवाल सीएचएसएल में कि इन अ ग्रुप ऑफ 5 पर्सन कमल इज द टॉलेस्ट, मतलब 5 लोगों में सबसे ऊपर का स्थान जिसके पास है वो कमल का है, बाकी सब इसके नीचे होगा। वाइल लता इज द शॉर्टेस्ट, और सबसे छोटी कौन है? तो लता। सबसे नीचे लता को ले लीजिए, क्योंकि 5 लोग हैं तो सबसे ऊपर पता चल गया, सबसे नीचे पता चल गया। अब इनके बीच में कितने लोग होंगे? तो 3 लोग होंगे इनके बीच में। अब हमसे बोला है कि रश्मि इज शॉर्टर देन कमल बट टॉलर देन वंदना एंड प्रेम। अच्छा, रश्मि जो है वो कमल से छोटी है, तो रश्मि यहां भी, यहां कहीं पे भी ले सकते थे, बट रश्मि 2 लोगों से बड़ी भी है। किससे किससे? तो कमल से छोटी है लेकिन वंदना और प्रेम से बड़ी है, और प्रेम इज द सेकंड शॉर्टेस्ट पर्सन। तो ठीक है, यहाँ पे सेकंड शॉर्टेस्ट प्रेम है, तो यहाँ प्रेम हो जाएगा। यहाँ पे कौन? वंदना हो जाएगी। हमसे सवाल पूछा हु इज द थर्ड टॉलेस्ट, तो थर्ड टॉलेस्ट कौन है? वंदना, ऑप्शन नंबर ए। देखिए अगला सवाल क्या है। A, B, C, D 4 buildings in a residential complex each has different heights. A is only higher than D. A केवल D से बड़ा है, मतलब A केवल एक ही बिल्डिंग से बड़ा है जिसका नाम D है, मतलब बाकी जितने भी 2 बिल्डिंग्स हैं उनसे A छोटा होगा। B is shorter than C but लाइटर देन क्या है? A। अब क्या बोला है आपको कि B is shorter than C, B C से क्या है आपको छोटा है, बट हायर ए, बी शॉर्टर देन सी बट हायर देन ए। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे सी ले लीजिए, यहाँ पे बी ले लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग बिल्डिंग इज द हाईएस्ट? तो सी इज द हाईएस्ट, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखिए क्या है हमारा अगला सवाल। अगला सवाल है, एक लोहार के पास लोहे की 5 वस्तुएं हैं पी क्यू आर एस टी। पी का वजन क्यू से 2 गुना है, क्यू आर से 4.5 गुना है। मतलब देखिए पी क्यू से 2 गुना है और क्यू आर से 4.5 गुना है। तो हम ऐसे चीजों को सोचते हैं इस क्वेश्चन को बनाने के लिए कि अगर आर का वजन 1 kg है, आर का वजन कितना केजी है? 1 kg है, तो क्यू का वजन 4.5 kg होगा, क्योंकि क्यू आर से 4.5 गुना भारी है, और पी जो है वो क्यू से 2 गुना भारी है। 2 गुना मतलब पी क्यू से भारी है, मतलब ऊपर चला जाएगा, और 4.5 का डबल 9 kg। एक ऐसे रिप्रेजेंटेशन के लिए हमने ये चीज केजी में लिया है कि समझ में आपको चीजें आएंगी। आर टी से आधा भारी है, मतलब आर टी से आधा भारी है, मतलब टी आर का 2 गुना होगा। समझो, आर टी का आधा है, मतलब टी का जितना भी वजन होगा उसका आधा वजन आर का है, तो टी को इस बीच में लेना होगा, क्योंकि टी का वजन कितना हो जाएगा? 2 kg। अगर आर का 1 kg है तो टी का वजन कितना हो जाएगा आपको? 2 kg हो जाएगा, तभी ना टी का आधा आर होगा आपका। और ये 4.5 kg है, तो इससे ये चीज समझ में आ रहा है आपको कि क्यू और आर के बीच में ही कौन आएगा? टी आएगा। टी का वजन एस से अधिक है, और टी का वजन एस से अधिक है। अब समझो, अगर हम एस को यहां पे भी ले ले, अगर हम एस को यहां पर भी ले ले, या एस को यहां पर ले ले, एस का वजन अगर हम 1.5 kg लेते हैं मान रहे हैं, या 0.5 kg लेते हैं, तो दोनों ही सिचुएशन में टी जो होगा वह एस से क्या होगा? भारी होगा। हमसे केवल बोला है कि टी का वजन एस से अधिक है, तो एस का पता नहीं चल पा रहा है। एस टी और आर के बीच में भी हो सकता है, या एस सबसे नीचे भी हो सकता है, और ये हमारा रिप्रेजेंटेशन बन गया। अब हमको सवाल है कि हु इज द लीस्ट वेट, किसका सबसे कम वजन है? तो या तो आर होगा या तो एस होगा। ऑप्शन में इधर एस और आर, ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर 4। टी इज हेवियर देन, टी भारी है किससे? एस और आर दोनों से हो सकता है। ये भी हम 100% नहीं बता सकते हैं, तो लेकिन 2 ही आदमी से भारी हो सकता है, या तो आर से नहीं तो एस से। लेकिन इसके लिए आंसर हम लगाएंगे दोनों ही सिचुएशन में। देखो, अगर एस को तुम यहां भी लोगे तो भी टी एस से भारी होगा, और यहां भी लोगे तो भी टी एस से भारी होगा। तो आंसर हो जाएगा एस एंड आर, ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी 4 देखिए, एस एंड आर, टी एस और आर से भारी। आर इज हेवियर देन विच ऑफ द फॉलोइंग 2 ऑब्जेक्ट्स, आर 2 आदमी से भारी है, आर इज हेवियर विच ऑफ द फॉलोइंग 2 ऑब्जेक्ट्स। इसके लिए हम लोग का ये सही सवाल के अनुसार नन ऑफ दीज हो जाएगा, क्योंकि आर अगर भारी भी होगा तो केवल एक ही आदमी से होगा, एस से भारी होगा। हु इज द हेवीएस्ट? तो पी इज द हेवीएस्ट, ऑप्शन नंबर ए। देखिए सवाल बन गया कि नहीं बन गया? यही सब सवाल आपको एसबीआई और आईबीपीएस जब एग्जामिनेशन में जाओगे, खासकर क्लर्क के मेंस में जाओगे, तो ऐसा क्वेश्चन सब देखने को मिलता है 3 नंबर और 5 नंबर का। नेक्स्ट देखिए क्या है हमारे पास सवाल। लिखा है कि देयर आर 6 फ्रेंड्स ए बी सी डी ई एफ ईच हैविंग डिफरेंट हाइट
ए इज शॉर्टर देन एफ बट टॉलर देन क्या है बी। अब देखिए क्या लिखा है आपको कि ये 6 लोग हैं और इन सबका हाइट अलग अलग है। चलिए फटाफट बनाइए, ए इज शॉर्टर देन एफ, एफ से छोटा कौन है ए, तो ए को ऐसे ले लीजिए। फिर बोला है बट टॉलर देन बी, अच्छा, और ए जो है वो एफ से छोटा है लेकिन बी से बड़ा है, ठीक, चलो। ई इज शॉर्टर देन सी बट टॉलर देन ए। अब ई के बारे में बोला है कि सी से छोटा है लेकिन ए से बड़ा है। सी इज शॉर्टर देन सी बट टॉलर देन ए। देखिए कहने का मतलब क्या है आपका कि ई जो होगा वो ए से बड़ा होगा लेकिन सी से छोटा होगा। तो यहाँ पे भी इन दोनों के बीच में भी हो सकता है या इसके ऊपर भी हो सकता है, बाद में डिसाइड करेंगे हम लोग। फिर देखिए क्या बोलता है, बी इज, यहाँ पे ए लिख भी देते हैं कि बाद में ध्यान में रहेगा हमको कि ई सी से छोटा और ए से बड़ा है। फिर लिखता है कि बी इज टॉलर देन डी, बी डी से टॉलर है, तो बी डी से टॉलर है तो बी डी के ऊपर में ले लेंगे हम लोग। सी इज नॉट द टॉलेस्ट, और एक बात और क्लियर हो गया कि सी टॉलेस्ट नहीं है, तो सी एफ के ऊपर में तो अभी नहीं जाएगी क्योंकि 4 लोग हो गया है और 2 ही लोग बचा हुआ है। बट ऑब्वियस है कि सी और ई इसी बीच में आएगा, सी और ई इसी बीच में आएगा। मतलब हमारा जो एक्चुअली जो हमारा फाइनल जो सबमिशन है आंसर का वो कुछ इस प्रकार से 6 लोगों का अरेंजमेंट हो गया है। इस सबसे लंबा एफ है, फिर सी है, फिर ई है, फिर ए है, फिर बी है और फिर कौन है डी। अभी और भी कुछ इंफॉर्मेशन है कि द सेकंड शॉर्टर पर्सन हाइट इज 162 सेंटीमीटर। जो सेकंड शॉर्टेस्ट पर्सन, सबसे शॉर्टेस्ट से ऊपर वाला, उसका वजन कितना है 162 सेंटीमीटर। वाइल द थर्ड टॉलेस्ट पर्सन हाइट इज 174 सेंटीमीटर। थर्ड टॉलेस्ट ई है, इसका हाइट है 174 सेंटीमीटर। एक इंफॉर्मेशन दिया गया है और इसी के बाद आपसे कुछ सवाल पूछे जा रहे हैं। पहला सवाल है कि हु अमंग द फॉलोइंग मे बी 168 सेंटीमीटर। 168 सेंटीमीटर 162 से कम नहीं होगा, 174 से ज्यादा नहीं, इसी के बीच में, और 174 और 162 के बीच में एक ही आदमी है ए, मतलब ए का हाइट 168 सेंटीमीटर हो सकता है, ऑप्शन नंबर डी। हाउ मेनी पर्सन इज और आज शॉर्टर देन सी, सी से कितने लोग छोटे हैं, तो 4 लोग छोटे हैं। ऑप्शन में 4 लोग हैं तो मोर देन 3, ऑप्शन नंबर ई लगा दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग में रिप्रेजेंट द हाइट ऑफ सी, सी का हाइट कौन रिप्रेजेंट कर सकता है, 174 से ज्यादा वाला। 174 से ज्यादा, देखो 172 नहीं होगा, 176 हो सकता है, 170 भी नहीं होगा, 168 भी नहीं होगा, 160 भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 176 सेंटीमीटर। ये हो सकता है सी का हाइट, क्योंकि 174 से ज्यादा वाला ही लेना था हमको, तो 176 मिल गया। क्लियर हो गया सब लोगों का। चलिए तब हम लोग अपने अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल हमारा क्या है। अगला सवाल है कि P, Q, R, S, T, V are 6 students studying in a class. Each of them have different height and different weight. The tallest is not the heaviest. अब इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग को 2 कॉलम बनाना होगा। एक हाइट का कॉलम बनाना होगा और एक वेट का कॉलम बनाना होगा। इस प्रकार से एक हाइट और एक वेट का आपको कॉलम इस प्रकार से क्या करना होगा, ड्रॉ करना होगा। अब हमसे क्वेश्चन क्या बोला है कि सबका अलग अलग हाइट और अलग अलग वेट का है और ईच ऑफ देम हैव डिफरेंट हाइट एंड डिफरेंट वेट। द टॉलेस्ट इज नॉट द हेवीएस्ट, मतलब कहने का मतलब जो सबसे लंबा आदमी होगा वो सबसे भारी आदमी नहीं होगा, ये बात आपको ध्यान में रखना है। चलिए ठीक है। अब बोलता है हमसे क्या चीज कि T इज टॉलर देन ओनली P। अब चलो इसको एक लाइन यहाँ पे खींच देते हैं क्योंकि 2 हम लोग को डेटा अरेंज करना है। T केवल P से लंबा है, केवल P से लंबा है, मतलब क्या हो जाएगा कि यहाँ पे हाइट वाले में सबसे नीचे वाला जगह P को मिल जाएगा और उससे जस्ट ऊपर वाला जगह T को। अब इसके बीच में कोई नहीं आएगा। जो बचे हुए 4 लोग हैं 1 2 3 4, वो इन दोनों के ऊपर में ही आएंगे, ये बात कंफर्म हो चुका है। बट लाइटर देन R, और T R से लाइटर है। अब ये चीज तो हम बाद में करेंगे, लेकिन एक बात क्लियर कर लेना है कि वेट में जहां भी R होगा उससे नीचे ही T होगा, ये बात आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। फिर बोलता है क्या चीज आपको कि Q इज टॉलर देन S एंड P एंड हेवियर देन ओनली T एंड V। अच्छा Q के बारे में बोल रहा है कि Q S और P से क्या है, टॉलर है। मतलब Q जो है वो S और P से टॉलर है, मतलब इसी जगह कहीं ना कहीं Q के नीचे S और P आएंगे। अब वेट में क्या बोल रहा है कि Q के बारे में ही बोल रहा है, एंड हमेशा से फर्स्ट पर्सन के लिए आता है कि Q जो है हेवियर है ओनली T एंड V। मतलब जो नीचे का जो 2 जगह होगा वेट वाले में, वेट में जो नीचे का 2 जगह है वो है इधर एंड और में, या तो T को मिलेगा नहीं तो V को मिलेगा, क्योंकि ओनली लगा हुआ है कि Q केवल 2 ही आदमी से भारी है, T और V से, मतलब नीचे से तीसरा स्थान किसका है, Q का है। और R से हल्का है T, बाद में इसको अरेंज करेंगे हम लोग, तो और आगे बढ़ते हैं। P इज लाइटर देन ओनली S। अच्छा P केवल S से हल्का है, मतलब
सबसे भारी जो है वो एस है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, और उससे हल्का केवल एक ही आदमी है। कौन है आपका? सॉरी, पी केवल एक ही आदमी से हल्का है एस से, मतलब बाकी सबसे बड़ा हो जाएगा पी आपका। अब देखिए क्या बोला है हमसे, और आर से छोटा है टी, तो ऑब्वियस सी, और आगे थोड़ा पढ़ भी लेते हैं। टी इज हेवियर देन भी, चलो टी भी से भारी है, टी जो है वो भी से भारी है, तो यहाँ पे हम लोग टी ले लेंगे, यहाँ पे भी ले लेंगे, भी से भारी टी हो गया। अब आर का मामला एक फंस रहा है, तो आगे देखिए क्या लिखा है कि एस इज टॉलर देन भी एंड क्यू, लिखा है कि एस इज टॉलर देन। अब एक बात तो क्लियर है ना भाई कि इसके बीच में ही कौन आ जाएगा? आर आ जाएगा, क्योंकि ऊपर में ये दो जगह कोई आ ही नहीं सकता, ये तीन जगह कोई आ ही नहीं सकता, कि केवल क्यू टी और भी से भारी था। एस से केवल हल्का एक आदमी है, पी केवल एक ही आदमी से हल्का एस से, तो आर इनके बीच में आ जाएगा। वेट को तो हमने अरेंज कर लिया। अब हमसे लास्ट लाइन से हमारा हाइट भी अरेंज हो जाएगा कि टी इज हेवियर देन भी, ये हो चुका है हमारा। एस इज टॉलर देन भी एंड क्यू इज नॉट द टॉलेस्ट, चलो ठीक है। एस जो है वो भी से टॉलर है, अच्छा एस जो होगा आपका, ये तो पी तो ऑलरेडी हम लोग अरेंज कर चुके थे, एस भी से क्या होगा? टॉलर होगा, और क्यू सबसे ऊपर नहीं होगा, क्यू एस भी लाइन से अरेंज करना है, क्यू एस और भी, क्योंकि ऊपर में तो क्यू को ले नहीं सकते हैं, ऊपर में एक ही आदमी बच गया आर। ये हो गया आपका अरेंज कि सबसे टॉलेस्ट आर है, सबसे शॉर्टेस्ट पी है, सबसे हेवीएस्ट एस है, सबसे लाइटेस्ट कौन है? भी है। क्लियर हो गया सब लोगों को? चलिए अब हमसे सवाल जो पूछ रहा है कि हाउ मेनी ऑफ देम इज हेवियर देन टी, टी से हेवियर कितने लोग हैं? तो 4 लोग हैं। ऑप्शन में 4 नहीं है, ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा। हाउ मेनी ऑफ देम आर शॉर्टर देन क्यू, क्यू से छोटे 1 2 3 4 लोग हैं, ऑप्शन में 4, ऑप्शन नंबर बी में है। हु अमंग देम इज द टॉलेस्ट, तो आर इज द टॉलेस्ट, ऑप्शन नंबर 4। ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। तो देखिए ऐसा सवाल सब है, बहुत कठिन नहीं है, आराम से यहाँ पे आप 3 नंबर ला सकते थे, 1.5 मिनट से ज्यादा समय नहीं लगता इसको सॉल्व करने में। अगला सवाल देखिए हमारे सामने क्या है। अगला सवाल क्या है कि इन अ क्लास ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स रुचि's रैंक इज 6th एंड सोहन्स रैंक इज 12th फ्रॉम द टॉप। चलो ठीक है भैया, एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं, एक इस प्रकार से हम लोग डायग्राम ड्रॉ करते हैं, और इसमें बॉयज और गर्ल्स दोनों का ये लाइन है, इस लाइन में लड़के भी हैं और लड़कियां भी है, और इस लाइन में बोला है कि टॉप से 6th पे, टॉप से 6th पे रुचि है, और सोहन जो है टॉप से 12th पे है, टॉप से 12th पे सोहन है। चलो सही। फिर बोलता है कि रुचि's रैंक among गर्ल्स इन दैट क्लास इज 4th फ्रॉम द टॉप एंड 16th फ्रॉम द बॉटम। अच्छा, अब हमसे क्या बोल रहा है कि केवल लड़कियों में, तो मैं अलग बना रहा हूं आपको समझने के लिए। अब चूंकि इस लाइन में तो लड़का और लड़की दोनों हैं, लेकिन यहां पे बोला कि केवल लड़कियों में, केवल गर्ल्स को अगर हम काउंट करें इस पंक्ति में, हम अलग बना रहे हैं लेकिन इसी पंक्ति में आपको समझना है कि केवल लड़कियों में अगर हम रुचि को देखें तो रुचि टॉप से 4th पे है और बॉटम से कितने पर है? 16th पे है। तो रुचि लड़कियों में बॉटम से कितने पर है? 16th पे। तो देखो जब रुचि का रैंक लड़कियों में दोनों साइड से पता चल गया तो टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स निकाल लेंगे, 16 और 4 20 -1 मतलब 19। टोटल लड़कियों की संख्या कितनी हो गई? 19। 16 + 4, अब तो ये चीज समझ रहे होगे, -1 बराबर 19। तो टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स हमको पता चल गया कि 19 है। चलो ठीक है। सोहन्स रैंक अमंग बॉयज इज 7th फ्रॉम द टॉप। अच्छा, अब हमसे क्या बोला गया कि लड़कों में सोहन का रैंक, अब लड़का को भी हम अलग से बनाते हैं कि लड़कों में सोहन जो है वो टॉप से 7th पे है और बॉटम से कितने पर है? 22nd पे। तो देखिए ये बॉयज का लाइन, मतलब लड़कों में सोहन टॉप से 7वां है और बॉटम से 22वां है। तो जब सोहन का लड़कों में दोनों छोर से पोजीशन पता चल रहा है तो टोटल नंबर ऑफ लड़का कितना हो जाएगा? तो 22 + 7 -1 29 - 1 28। तो टोटल नंबर ऑफ लड़के हो गया 28। एक चीज और तुम बताओ, तो टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स को मिला दिया जाएगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो जाएंगे? तो 28 + 19 = 47। मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं उस लाइन में? तो 47 लोग हैं। ये चीज तो क्लियर हो गया आपको। यहाँ पे ऑप्शन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में ये सवाल पूछा भी गया है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास, तो आप आंसर बता देंगे 47 स्टूडेंट्स इन दैट क्लास। चलिए ठीक है, ये डेटा हमारा बन के तैयार हो गया। हमसे सवाल क्या क्या पूछ रहा है सो देखिए। हमसे सवाल पूछ रहा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज इन द क्लास, गर्ल्स और बॉयज का रेशियो बताओ। तो गर्ल्स का है 19 और बॉयज का है 28, तो 19 is to 28। हाउ मेनी बॉयज आर देयर बिटवीन रुचि एंड सोहन,
रुचि और सोहन के बीच में लड़कों का संख्या बताइए। चलिए, अब इस सवाल को बनाने के लिए थोड़ा सा आप लोगों को क्या करना होगा, थोड़ा सा आंख खुला रखना पड़ेगा, चीजों को समझना पड़ेगा आपको। कलर मैं दूसरा ले लूं, कोई ब्लैक कलर लेता हूं। देखिए क्या है, अब समझिए, हमसे पूछा गया कि रुचि और सोहन के बीच में कितने लड़के हैं। अब इस चीज को, ये सवाल देखने में जितना आसान है उतना समझने में जब आ जाए तभी ये आसान है। ऐसा सवाल सब पूछता है एग्जामिनेशन में, मेंस में, एसबीआई का ये सवाल है आपको। देखिए क्या बोला है आपको यहाँ पे। तो देखो, रुचि लड़के एवं लड़कियों का जो टोटल क्लास का लाइन लगा हुआ था, उस ऊपर उसमें रुचि टॉप से 6th पे थी, मतलब रुचि से पहले 5 लोग होंगे। इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं होगा, रुचि टॉप से 6th पे है, इसका मतलब रुचि से पहले 5 लोग हैं। आगे देखिए, सोहन टॉप से 12th पे है और रुचि टॉप से 6th पे है, तो रुचि और सोहन के बीच में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी? 6 और बीच में 5 लोग यहाँ पे होंगे, 11 और 12वें पर कौन है? सोहन। मतलब रुचि और सोहन के बीच में भी 5 ही लोग हैं। कितने लड़के हैं कितने लड़कियां हमको नहीं पता, वो हम आगे निकालेंगे, लेकिन इतना तो क्लियर हो चुका है ना कि रुचि से पहले भी 5 विद्यार्थी हैं और रुचि और सोहन के बीच में भी 5 विद्यार्थी हैं। क्लियर हो गया? अब देखिए, ये रुचि जो है, जब रुचि के बारे में हमने जब लड़कियों के मध्य केवल रुचि को काउंट किया टॉप से, तो 1, 2, 3 और चौथी लड़की हमको रुचि मिल गई। जब केवल लड़कियों को हमने काउंट किया तो रुचि लड़कियों में टॉप से 4th है, टॉप से 4th है, मतलब रुचि से पहले 3 लड़की होगी। कुल 5 लोग थे और रुचि से पहले 3 लड़की है, मतलब अगर लड़के एवं लड़कियों का अनुपात हम निकालें यहाँ पे तो कितना हो जाएगा? लड़की 3 है तो लड़के 2 हो जाएंगे, मतलब रुचि से पहले लड़के एवं लड़कियों का अनुपात है 2:3। लेकिन हमसे सवाल है कि रुचि और सोहन के बीच में कितने लड़के हैं, ये आपको बतलाना है। तो अब इसके लिए थोड़ा यहां देखिए, सोहन जो है, ये जो सोहन है वह टॉप से 7वां लड़का है। सोहन टॉप से कितना, कौन सा लड़का है? 7वां लड़का है, मतलब सोहन से पहले 6 लड़का होगा। ये बात तो क्लियर है सब लोगों को कि 6 लड़का सोहन से पहले होगा, 6 लड़का इसके पहले होगा, मतलब सोहन से पहले 6 लड़का है। क्लियर है सब लोगों का? और रुचि तक में 2 लड़का मिल चुका है। सोहन से पहले टोटल 6 लड़का है और रुचि तक 2 लड़का आ चुका है, तो सोहन और रुचि के बीच में कितने लड़के बच जाएंगे? 4 लड़के बच जाएंगे। चीज समझ में आ रहा है आप लोगों को कि नहीं आ रहा है? समझो, सोहन लड़कों में टॉप से 7वां है, मतलब सोहन से पहले 6 लड़के होंगे, और 6 लड़कों में रुचि तक हम लोग देख चुके हैं कि 2 लड़का मिला है आपको, 3 लड़की और 2 लड़का, तो 4 लड़का और चाहिए, और वही 4 लड़का ना इसके बीच में यहां पर होगा, यहां से लेकर यहां तक 4 लड़का, टोटल 5 लोग जिसमें 4 लड़के हैं, इनके बीच में लड़की कितनी होगी? 1। मतलब क्या हो गया कि रुचि और सोहन के बीच में लड़के एवं लड़कियों का अनुपात 4 अनुपात किसका है? आपको 1 का है। क्लियर है? हमसे पूछा गया था कि हाउ मेनी बॉयज आर बिटवीन, तो अगर लड़की पूछता तो 1, लड़का पूछा है तो हम आंसर कितना बताएंगे? 4। उम्मीद करते हैं ये चीज समझ में आया होगा। और हमेशा जब भी सवाल बनाए इस प्रकार का मेंस में जब पूछा जाए आपसे, एक एक चीज का डायग्राम ड्रॉ करके चीजों को समझेंगे। थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी क्वेश्चन कभी कभी देता है। एक क्वेश्चन मेरा भी दिमाग में एकदम आ रहा है, आप लोग जब पीडीएफ जब डाउनलोड करेंगे टेलीग्राम ग्रुप में, तो वहां पे ऐसा 2-3 सवाल और आपको मिलेगा। उसमें एक अच्छा सवाल भी है, वो आज हमने इस सेट में आपको नहीं दिया है, लेकिन अगले सीरीज में आपको जरूर क्वेश्चन हम करवाएंगे। इसलिए टेलीग्राम से जरूर क्वेश्चन डाउनलोड करके बनाएं अगर आप ऐसे अच्छे सवाल बनाना चाहते हैं तो। अब देखिए हमारे पास, हम आगे बढ़ते हैं और हमारा आज का अंतिम सवाल देखिए क्या है, इस सीरीज का अंतिम सवाल देखिए क्या है। ये देखिए क्वेश्चन क्या बोला है क्वेश्चन में, सो देखिए। देखने में सवाल बड़ा लग रहा है, लेकिन घबराना नहीं है, ऐसा नहीं कि डर जाना। अभी लिखा हुआ है कि 5 पर्सन ए बी सी डी ई ऑल ऑफ हैव डिफरेंट हाइट्स, different weights and different ages. ठीक है, ranked in decreasing order of their height, weight and age. The tallest person is ranked first, the shortest person is ranked fifth, and so on. No person has the same rank in any of 2 categories. Very good. ये क्वेश्चन देखिए क्या बोला है हमसे कि हमारे पास जो है 5 लोग हैं और उन 5 लोगों का हाइट वेट सब अलग अलग है। वो जो 5 लोग हैं आपका, उनका हाइट, वेट और एज, ये तीनों चीज डिफरेंट है। ऐसा एक लाइन खींचिए, जो पजल्स में हम लोग जिस प्रकार से बनाते हैं ना, उस प्रकार से चीजों को समझिए। और यहाँ पे बहुत अच्छा चीज आपको, बहुत अच्छा ट्रिक्स हम बताएंगे आपको। ट्रिक्स क्या है? स्मार्ट वर्क बताऊंगा मैं। रीजनिंग में ट्रिक्स पे हम थोड़ा कम विश्वास करते हैं, हम स्मार्ट वर्क को ज्यादा प्रेफर करते हैं। और हमसे बोला क्या है कि जो सबसे लंबा व्यक्ति होगा उसका रैंक 1 होगा, जो सबसे छोटा व्यक्ति होगा उसका रैंक कितना होगा? रैंक 5th होगा वो। मतलब ये कहना ये चाह रहा है
तो जो इस जगह जो सबसे ऊपर जो आएगा वो रैंक 1, उसके नीचे वाला रैंक 2, उसके नीचे वाला रैंक 3, उसके नीचे वाला रैंक 4 और सबसे नीचे वाला रैंक 5। जो सबसे टॉलेस्ट आदमी होगा उसको रैंक दिखा, टॉलेस्ट पर्सन इज रैंक्ड फर्स्ट। तो रैंकिंग भी हमने अरेंज कर दिया। अब हमको देखिए क्या बोला है हमको, और एक चीज और लिखा हुआ है कि किसी भी आदमी का सेम रैंक दो कैटेगरीज में नहीं होगा। कहने का मतलब अगर रैंक 1 अगर ए आ गया तब वेट और एज में ए कभी भी रैंक 1 में तो नहीं आएगा, उसके अलावा कहीं भी आ सकता है। मतलब कोई भी आपको रो में कोई भी लेटर रिपीट नहीं करना चाहिए। अगर ए यहाँ है तो एक और कहीं नहीं होगा, ये चीज समझ में आ जाएगा। हर व्यक्ति का रैंक अलग अलग होगा तीनों में, ये बात कंफर्म है आपका। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब सवाल की तरफ, यहां से सवाल शुरू करते हैं कि द टॉलेस्ट पर्सन इज रैंक्ड 4th इन वेट एंड 2nd इन एज। बोला है कि जो टॉलेस्ट पर्सन होगा इस जगह पे उसका वेट में 4th रैंक है, 4th रैंक है वेट में, और एज में 2nd रैंक है। देखो ये हम स्टार इसलिए हम दे रहे हैं कि हमको एक बात समझ में आए कि स्टार वाले जगह पे जो भी लेटर आएगा वो सेम आएगा। बोला है कि जो टॉलेस्ट पर्सन है वो वेट में 4th रैंक पे है और एज में 2nd रैंक पे है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये तरीका स्मार्ट वर्क सीख लो भाई, बहुत काम देगा ये। फिर बोला है कि द पर्सन हु इज रैंक्ड 3rd इन वेट, मतलब वेट में जो 3rd आदमी है, तब यहाँ पे स्टार नहीं देते, अब उसे कंफ्यूज कर जाएंगे। यहाँ पे हम लोग हैच लिख देते हैं, ऐसे हैच। यहाँ पे स्टार लिखते तो हम लोग कंफ्यूज कर जाते हैं ना कि यहाँ भी 3 जगह स्टार था, फिर ये दिक्कत, यहाँ पे हैच दे दिया। क्या बोला आपको, द पर्सन हुज रैंक इन 3rd इन द वेट इज द शॉर्टेस्ट एज वेल एज द ओल्डेस्ट। ये जो 3rd वेट में है ये सबसे हाइट में छोटा भी है, शॉर्टेस्ट भी है, और ओल्डेस्ट है, बूढ़ा है, मतलब सबसे ज्यादा उम्रदराज है। ये हैच वाले जगह पे जो भी लेटर आएगा वो सेम आएगा, ये आपको दिमाग में रखना है। फिर बोलता है कि डी इज द 2nd एल्डेस्ट। अब चलिए हमसे क्या बोला है सो देखिए। अब हमसे क्या बोल रहा है कि D इज द 2nd एल्डेस्ट। अच्छा, 2nd एल्डेस्ट है D, मतलब जैसे ही D इस जगह पे आया वैसे ही आपके दिमाग में क्लिक किया कि जहां जहां स्टार है उन सब जगह हम किसको भर देंगे, D को रख देंगे। क्लियर है। E इज रैंक्ड 3rd इन द एज, और एज में 3rd रैंक किसको मिला है, E को मिला है। ठीक। B इज नॉट द शॉर्टेस्ट। B जो है वो शॉर्टेस्ट नहीं है, मतलब यहाँ पे इस जगह पे B नहीं होगा, ये बात कंफर्म है हमारा। अगर यहाँ B नहीं होगा तो यहाँ भी B नहीं होगा और यहाँ भी B नहीं होगा। ये बात तो समझ में आ रहा होगा कि B सबसे छोटा नहीं है, तो भाई ये तीनों जगह सेम ही चीज होना था हैच वाले जगह पे, तो B ये 3 जगह नहीं होगा। द पर्सन हु इज द हेवीएस्ट इज द 3rd टॉलेस्ट। अच्छा, जो आदमी हेवीएस्ट है एंड इज द यंगेस्ट। अच्छा चलिए देखिए क्या बोला है, द पर्सन हु इज हेवीएस्ट। तो चलो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे डॉलर का साइन दे देते हैं। द पर्सन हु इज द हेवीएस्ट इज 3rd टॉलेस्ट, टॉलेस्ट में 3rd है, यहाँ भी डॉलर ले लो, एंड इज द यंगेस्ट, और सबसे जवान है ये, मतलब सबसे छोटा है ये, इस जगह डॉलर ले लीजिए। ये डॉलर वाले जगह पे भी सेम चीज आएगा आपका। ए हु इज द 2nd टॉलेस्ट इज द लास्ट इन वेट। अच्छा, ए हु इज द 2nd टॉलेस्ट, ए को हम यहां ले लेते हैं, इज लास्ट इन वेट, तो यहाँ पे कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये हमारा डेटा कंप्लीट हो गया, और अब हमको कॉमन सेंस अप्लाई करना पड़ेगा कि कैसे अरेंज करेंगे। तो देखिए अब थोड़ा समझना है इस जगह पे आपको कि यहाँ पे 2 चीज आ गया है, एज वाले में डी और ई मिल चुका है हमको। तो अब ये 3 जगह जो खाली है, 1, 2 और 3, वहां पे कौन कौन आएगा, या तो ए आएगा, नहीं तो बी आएगा, नहीं तो सी आएगा। और ये पहला जगह पे बी तो नहीं आएगा, पहले से हमको पता है, तो या तो ए नहीं तो सी। क्लियर है हम लोग का। अब सोचो यहाँ पे इधर और में चला गया कि या तो ए लेंगे, नहीं तो किसको लेंगे, सी को लेंगे। और ए के बारे में एक चीज और दिया हुआ था आपको, ए हु इज द 2nd टॉलेस्ट इज द लास्ट इन वेट। हम लोग क्लियर कर लिए, चलो ठीक। और आगे देखिए और क्या क्या है हमारे पास। अब इस जगह पे बी नहीं है, हम लोगों को किसको लेना है, आपको ए या किसको लेना है, सी को लेना है हम लोगों को। चलिए ठीक है। अब अगले में देखिए क्या बोल रहा है। अब आप क्या कीजिए कि वेट वाले कॉलम में थोड़ा देखिए, वेट वाले कॉलम में क्या बोल रहा है। तो वेट वाले कॉलम में यहाँ पे अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो यहाँ पे हमको दिख रहा है, इस जगह पे देखिए, यहाँ पे क्या है आपका, तो बी यहाँ होगा नहीं, और ये 3 जगह यहाँ पे भी खाली है। तो यहाँ पे 3 जगह किसका किसका खाली है, तो या तो बी होता, या तो ई होता, नहीं तो सी होता। इस जगह पे बी होगा नहीं, ई चूंकि सेम रैंक पे, अब ई कभी नहीं आएगा। 3rd अगर ई एज में हो गया है तो कभी भी ई वेट और हाइट में तो 3rd नहीं होगा, तो यहाँ से ई भी खत्म हो गया। जैसे ही यहाँ से ई खत्म हो गया, अब हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा, सी, मतलब इस जगह पे कौन आएगा, सी। और हैच वाले जगह पे अगर यहाँ सी आ गया तो यहाँ भी सी होगा, और यहाँ भी कौन होगा, सी होगा। और अभी कुछ देर पहले ही अब देखे थे कि अब इस 2 जगह पे क्या बच गया, सी अगर हो गया, ए और बी, ए कभी भी अब 5th रैंक पे, तो ए यहाँ पे नहीं आएगा, तो यहाँ पे ए हो जाएगा, तो यहाँ पे कौन हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। जैसे ही बी यहाँ डॉलर वाले पे लोगे तो यहाँ भी बी हो जाएगा, यहाँ भी बी हो जाएगा।
अब ए सी डी तो यहाँ पे कौन हो जाएगा ई, ए बी सी डी तो यहाँ पे कौन हो जाएगा ई। देखिए हमारा क्वेश्चन ये बन के तैयार हो गया कि नहीं हो गया। अब इसी पर हमसे क्वेश्चन सब पूछे जा रहे हैं। सबसे पहला सवाल पूछा जा रहा है कि व्हाट वेयर द रैंकिंग ऑफ सी इन द हाइट वेट एंड एज रेस्पेक्टिवली। मतलब सी का हाइट वेट और एज बताना है। सी का हाइट वाले में कितना है, सी हाइट वाले में 5th है, वेट वाले में कितना है 3rd है, और एज वाले में कितना है तो 1st है। 5 3 1, 5th 3rd और 1st। यहाँ पे देखिए ऑप्शन में ऐसा है 5th 3rd और 1st। ऑप्शन नंबर बी देखिए 5th 3rd और 1st रेस्पेक्टिवली, मतलब उसी ऑर्डर में लगाना था हम लोगों को। फिर अगला सवाल है कि हु इज द 4th हेवीएस्ट इन द ग्रुप। ग्रुप में 4th हेवीएस्ट कौन है आपका, चौथा हेवीएस्ट आदमी पूछ रहा है। तो चौथा हेवीएस्ट आदमी समझो हमको क्या बोला गया था ऊपर में, यहाँ पे थोड़ा कॉमन सेंस लगाना होगा। हमको यहाँ लिखा गया था कि शॉर्टेस्ट पर्सन जो है नीचे में और बड़ा वाला आदमी ऊपर में, तो ऐसे हम लोग अरेंज भी करते हैं। हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि 4th आपको हेवीएस्ट बताना है, तो 4th हेवीएस्ट के लिए रैंक के अनुसार 4th मत बता देना डी। हेवीएस्ट मतलब जो चौथा सबसे भारी आदमी है, सबसे 5वां सबसे भारी आदमी बी है, चौथा सबसे भारी आदमी कौन है ई है। हमारा आंसर होगा ई, और ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा डी। द हाइएस्ट रैंक ऑफ ई इज, ई का हाइएस्ट रैंक पूछ रहा है। ई का हाइएस्ट रैंक थोड़ा हम लोग देख लें किसमें आया है ई का हाइएस्ट रैंक। ई का हाइएस्ट रैंक कौन सा है, तो यहाँ पे ई का हाईएस्ट रैंक कौन सा है भैया, तो फोर्थ रैंक है। ई का हाईएस्ट रैंक कितना आया है, तो 4th आया है। सेकंड, ई का हाईएस्ट रैंक 2nd इन द वेट, 3rd इन द हाइट, 2nd इन द हाइट। अच्छा इस प्रकार से बताना है हम लोगों की ई का हाईएस्ट रैंक आपको बताना है आपको। तो वेट में यहाँ पे बता दीजिए 2nd इन द वेट है इसका हाईएस्ट रैंक, नहीं 4th इन द हाइट है ना, 4th इन द हाइट, 4th in the height, 2nd in the height, 2nd in the weight, 3rd in the height, 3rd in the weight, can't be determined। नहीं तो यहाँ पे हमको लगता है ना कि ऑप्शन जो रैंक का दिया है ना, ये उसके अनुसार दे दिया है आपका, ये रैंकिंग जो बड़ा छोटा है उसके अनुसार। तो ई को सबसे अच्छा जो जगह मिला है वो तो यहाँ पे मिला है, 2nd पे ही मिला है आपको। तो यहाँ पे 2nd इन द वेट ले लेंगे, ई का जो होगा रैंक हम लोग क्या ले लेंगे 2nd इन द वेट। रैंकिंग अनुसार ये भी नहीं लिया है, ऑप्शन से देखने से समझ में आ रहा है। 2nd इन द क्या हो जाएगा वेट, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बी हो जाएगा। तो विद्यार्थियों आपको उम्मीद करते हैं कि ये सब सवाल आपको समझ में आया होगा और आप इसमें अच्छा स्कोर करेंगे रैंकिंग में। और रैंकिंग में इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है। रैंकिंग जो है, रैंकिंग अगर आपने इन सब सवालों को बना लिया है, रैंकिंग अगर ये सब सवाल आपका बन गया है और समझ में भी आ गया है, अब समझ जाइए कि रैंकिंग आपका आज क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया। अब इससे ज्यादा डिफिकल्ट का लेवल कुछ लेकर नहीं जाएगा आपको। आप लैंग्वेज को ना समझ पाएंगे तो हो सकता है फंस जाए, अदरवाइज आप फंस नहीं सकते। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। फिर अगले पाठशाला में जो हमारा रीजनिंग की पाठशाला की शुरुआत हुई है उसमें अगला चैप्टर जो हम लोग पढ़ेंगे, देखते हैं डायरेक्शन शुरू करेंगे अगर रैंकिंग करवाए हैं तो, फिर हम लोग उस पर चर्चा करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये अच्छा लगा हो ये वीडियो, अगर ये क्लासरूम आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना वैल्यूएबल कमेंट जरूर दीजिए। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कीजिए फ्री PDF के लिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा आपको। चलिए जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। बाय बाय, थैंक यू।